हमारा खास शो एक्शन के लिए एग्री। एग्री से हमारा दोनों मतलब है, एक तो तैयार और दूसरा एग्री कमोडिटी। एग्री कमोडिटी एक्शन के लिए तैयार है और इसका एग्जाम्पल है गेहूं, कॉटन और एडिबल ऑयल के दाम जिस तेजी से बढ़े हैं। बेतहाशा तेजी आई है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद कीमतों में जो तेजी शुरू हुई है वो तेजी थमने का नाम नहीं ले रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ये तेजी कीमतों में ये तेजी और बढ़ेगी, और अगर तेजी बढ़ती है तो जो किसान हैं, गेहूं के किसान, कॉटन के किसान या तिलहन के किसान, उनको कितना फायदा एक्चुअली हो रहा है या होगा, और कंज्यूमर की जेब पर और कितना इम्पैक्ट भार पड़ सकता है, इसी पर आज हम बात करेंगे। और बातचीत के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं अजय गोयल साहब, शिवाजी रोलर फ्लोर मिल के। हमारे साथ संजय जैन हैं, एमडी हैं टीटी के, और साथ ही बीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे हम गेहूं के साथ, क्योंकि आप देखिए कि गेहूं की कीमतों में क्या बेतहाशा तेजी आई है और लंबे अरसे बाद ऐसा हुआ है कि एमएसपी से ऊपर चले गए हैं नए सीजन में गेहूं के दाम, क्योंकि रूस और यूक्रेन से ग्लोबल मार्केट में करीब 29% के आसपास गेहूं की सप्लाई होती है। लिहाजा वो कम होने से इंडियन मार्केट में भी दाम बढ़ गए, क्योंकि यहां से एक्सपोर्ट बढ़ने की संभावना बढ़ गई है। अजय गोयल साहब, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि यूक्रेन रूस युद्ध का जितना असर गेहूं की कीमतों पर दिखना था, दिख चुका है या अभी कुछ और असर दिखना बाकी है? मेरे ख्याल से तो जितना असर दिखना था वो पीक आउट हो चुका है ऑलरेडी। यहाँ पर जो दाम हो गए हिंदुस्तान में, जैसे 2500 रुपया कांडला पोर्ट डिलीवरी, ये एक मेरे ख्याल से जो है लिमिट है। इस दाम से ऊपर मुझे नहीं लगता है एक्सपोर्टर्स अभी जल्दी से खरीदेंगे अनलेस रुपी और डिवैल्यू हो जाए या बाहर जो है और बाजार भड़के। अभी तो जो है फिलहाल ये जो लेवल है ये एकदम चरम सीमा पे है। इससे ऊपर जल्दी से अब जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। आप कह रहे हैं कि पीक बन चुका है और इससे अब ऊपर जाता हुआ आपको दिख नहीं रहा है। बीरेन जी, आपका क्या टेक है? आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लग रहा है कि टेम्पररी शायद पहला पड़ाव पे हम थोड़ा रेस्ट करेंगे और उस रेस्ट के बाद दूसरे पड़ाव पे जाएंगे। ग्लोबल फर्टिलाइजर मार्केट काफी तेज हो चुका है। डीएपी का आज का प्राइस है टेम्पा पे $1020, जो करीबन 4 गुना बढ़ गया 2 साल में। और टेक्सास, फिर कैंसास, यूएस मिडवेस्ट में ड्रॉट की आशंका है। इनफैक्ट काफी हीट वेव है। यूरोप में भी थोड़ा हीट वेव है। और खास तो फर्टिलाइजर की जो एक्सट्रीम शॉर्टेज है प्रोड्यूसिंग कंट्री में, कंज्यूमिंग कंट्री में, तो ये देखते कहीं में हिंदुस्तान में जन्माष्टमी के समय एक्स कांडला का जो हमारा रेफरेंस है आज जो 2500 है, उनको करीब 2800-2900 के आसपास देखता हूँ। और जो सीबोट हमारा जो बेंचमार्क है, सीबोट वीट, जो अब के आसपास करीबन 1080-11 है, वो शायद 14-15 के आसपास जाएगा, जो लास्ट ईयर 6.5-7। अच्छा, ठीक है, तो ये राय आपकी। लेकिन गोयल साहब, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि एमएसपी के मुकाबले नए सीजन में ही करीब 20% तक दाम बढ़ गए गेहूं के, और इस सीजन में रिकॉर्ड 70 लाख टन के आसपास गेहूं एक्सपोर्ट का अनुमान जताया जा रहा है। आपको लगता है कि अगर इतना एक्सपोर्ट हो जाता है तब भी प्राइस इसी रेंज में रहेगा या फिर तब हम कुछ और प्राइस देखेंगे? देखिए, मेरा अनुमान है कि आने वाले साल में जो है 70 लाख टन से अधिक होगा। 100 लाख और 120 लाख टन तक भी एक्सपोर्ट हो सकता है जिस हिसाब से मांग जारी है। केवल अड़चन एक ही है कि पोर्ट से जो है इतना माल निकल कैसे पाएगा। और इस वजह से जो आज की स्थिति है, फार्मर के एमएसपी से कहीं ऊंचा जो अर्ली अराइवल एमपी में हुई है, जहां पर 2015-20 का जो एमएसपी है उसके अनुकूल 2100, 2150, 2200 तक गेहूं बिक रहा है। और जो पोर्ट के नजदीक वाले एरियाज है, जैसे राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, उनको जरूर इसका ज्यादा फायदा मिलेगा। अगर जो है पंजाब हरियाणा में कोई तरह की रिलीफ दी जाए, मार्केट कमेटी की या टैक्स की या कोई भी तरह की बंदिशों को हटाया जाए, तो मुझे लगता है पंजाब हरियाणा के किसान को भी जो है
इस साल जो है एमएसपी से करीबन 1 या 2 रुपया किलो अधिक मिल सकता है, क्योंकि मांग इस सीजन में बहुत है एक्सपोर्टर्स की, मतलब इतनी कड़क मांग है कि कोई इमेजिन नहीं कर सकता। जो है मिल वाले और लोकल स्टॉकिस्ट सब पीछे रह गए हैं। एक तरफा खरीद चल रही है उनकी, और एक दिन में कभी 25-50 घटा देते हैं अगर अराइवल ज्यादा होती है, या जो है अगले दिन उसको वापस उस सीमा पे ले जाते हैं। एंड ये फुल अप्रैल फुल मई डिलीवरी के सौदे होने लग गए हैं। तो मेरे हिसाब से तो सबसे ज्यादा फायदा इसमें किसान को हुआ है, क्योंकि जो है जो तेजी आई है वो सीजन से स्टार्ट में आई है। नहीं तो हमेशा ये रहता है कि तेजी आई, लेकिन जो है उसका फायदा किसान को नहीं हुआ, व्यापारी को हुआ, या मिलर को हुआ, या स्टॉकिस्ट को हुआ। लेकिन इस साल जो है किसान अपना पूरा फायदा ले सकता है, क्योंकि ये तेजी एकदम मौके पे आई है उसके लिए। तो आप कह रहे हैं कि इस बार की तेजी किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि सीजन में ये तेजी आई है। नहीं तो कई बार ये होता है कि जब सीजन निकल जाता है तब दाम बढ़ते हैं, जिसका फायदा किसानों को नहीं मिल पाता है, बिचौलियों को फायदा होता है। लेकिन इस बार जब किसानों का माल मार्केट में आ रहा है, किसानों की फसल आ रही है, तब दाम बढ़े हुए हैं, तो किसानों को अच्छा भाव मिल रहा है। लेकिन किसानों को जब अच्छा भाव मिल रहा है बीरेन जी, तो क्या, चूंकि एफसीआई बड़े पैमाने पर गेहूं की खरीद करती है और एमएसपी से अगर ऊपर सीजन की शुरुआत में दाम है, तो आपको लगता है कि सरकारी खरीद इस बार उतनी नहीं हो पाएगी जितनी होती है? क्योंकि ओपन मार्केट में अगर ज्यादा दाम मिलेंगे फार्मर को, तो ऑब्वियस है कि फार्मर वहां बेचेंगे अपनी फसल को। इसमें जो ब्लैक सी बेल्ट जंप बोलते हैं हम, जिसमें रशिया, यूक्रेन, बेलारूस वो सब आ गए, तो करीबन ग्लोबल बास्केट में 30-35% उनका हिस्सा रहता है, वो डिसरप्ट हो चुका है अभी। अफ्रीका की और मिडिल ईस्ट की पूरी डिमांड इंडिया में शिफ्ट हो गई है। हम एक्सपोर्ट पे अभी कॉम्पिटिटिव भी है, इस भाव पे भी पड़ता आ रहा है, और 70 लाख टन तो ऑलरेडी चला गया। और गवर्नमेंट भी प्रोग्रेसिव है इस बार इस मामले में कि एक्सपोर्ट को प्रोत्साहन दिया जाए। जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक सपोर्ट वाली जो बात हुई थी बजट में, मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे बड़ी गवर्नमेंट को ये राहत रहेगी कि एमएसपी बर्डन काफी गवर्नमेंट पे कम होगा, रुई में भी और व्हीट में भी। मतलब आप कह रहे हैं कि एमएसपी का जो बर्डन है वो सरकार के ऊपर कम होगा, क्योंकि अगर ओपन मार्केट में ही अच्छा भाव मिलेगा तो ऑब्वियस है कि किसान ओपन मार्केट में बेचेंगे, और ये ठीक भी है। और सरकार के ऊपर भी कई बार क्या होता है कि जब दाम सीजन में कम होते हैं एमएसपी से, तो सरकार की जिम्मेदारी बढ़ जाती है और सरकार को खरीदना पड़ता है। बेशक उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना भी हो, तब भी सरकार को खरीदना पड़ता है, कमिटमेंट है एक फार्मर के साथ में। तो लिहाजा आप कह रहे हैं कि किसानों का बोझ भी, सरकार का बोझ भी कम होगा। ये दो बात तो तय होगी, किसानों का फायदा हो रहा है, आप कह रहे हैं सरकार का बोझ कम होगा। लेकिन तीसरा सवाल गोयल साहब मेरा आपसे ये है कि दाम जब बढ़ रहे हैं सर, तो कंज्यूमर का क्या होगा? क्या आटा महंगा होने वाला है क्या अभी आने वाले वक्त में? देखिए, इस साल से पहले साल अगर कभी भी जो है दाम बढ़ते थे गेहूं के खास तौर पे, तो सरकारी छापे शुरू हो जाते थे, स्टॉक लिमिट लग जाती थी, और हर तरह की जो है कठिनाई हो जाती थी व्यापार करने के लिए, ताकि जो है निजी हाथों से स्टॉक बाजार में आए। इस साल जो है एक अद्भुत चीज हो रही है कि दाम 25% बढ़ गए हैं एक महीने में, जो कभी पिछली बार कभी नहीं बढ़े। मतलब जो है 35 साल से तो मैं व्यापार कर रहा हूं, और ऐसा जो है मैंने माहौल कभी नहीं देखा कि 25% दाम एक महीने में बढ़ गए। इस टाइम जो इस समय कोई सरकार जो है सेलेक्टिव कट कंट्रोल या कोई भी तरह का जो है कानून डालने की बात नहीं कर रहा है, बल्कि फ्री ट्रेड करके जितना माल एक्सपोर्ट हो सकता है उसकी बात कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि सरकार इस साल फार्मर को फेवर कर रहा है और कंज्यूमर को नहीं फेवर कर रहा है। और सरकार की नीति ये है कि फार्मर को मैक्सिमम बेनिफिट मिलना चाहिए, और जो कंज्यूमर है ही हैज टू फेस द म्यूजिक, क्योंकि जो है ग्लोबल प्राइसेस हर कमोडिटी के बढ़े हुए हैं और वो पास थ्रू है। अगर आप देखोगे तो आज पेट्रोल है, डीजल या कोई भी कमोडिटी में है, गवर्नमेंट का जो सब्सिडी या इंटरवेंशन है वो ऑलमोस्ट निकल चुका है। और ये भी स्थिति है कि अब सरकारी गोदामों में उतना माल नहीं रह गया कि वो लोकल प्राइस को कंट्रोल कर लेंगे या डोमेस्टिक स्कीम निकाल देंगे डोमेस्टिक प्राइस को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ये फ्री ट्रेड और फ्री इकोनॉमी है। जो बिस्किट मैन्युफैक्चरर्स है, आटा मैन्युफैक्चरर्स है, या जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स है, उनके पास फ्री प्राइसिंग है और सब वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। सो इट विल बी अप टू देम कि वो अपने प्राइस को कैसे मैनेज करते हैं। और कंज्यूमर को डेफिनेटली ये हिट इस बार जो है लेना पड़ेगा।
मुझे नहीं लगता कि इसमें जो है कोई एस्केप है इस वर्ष। कितनी तेजी आ सकती है गोयल जी आटा की कीमतों में? देखिए, मैंने तो कहा था कि जो है 25 रुपए तक जो है गेहूं पहुंच गया है, लेकिन जैसे पैराडाइम वालों ने कहा कि ये 27, 28, 29 रुपए भी हो सकता है। तो अब इस चीज का तो क्या अनुमान लगाया जाए, लेकिन मुझे लगता है 20-25% तो जो है हर चीज में जो है बढ़ेंगे, चाहे बिस्किट हो, ब्रेड हो, या आटा हो, पैकेज आटा हो, हर चीज में हाँ हो सकता है रफ्तार धीरे धीरे हो, क्योंकि अभी भी काफी कंपनीज वेट एंड वॉच सिचुएशन में है। आधे बाजार को अभी भी ये उम्मीद है कि जैसे ही फसल की अराइवल बढ़ेगी, बाजार टूटेगा, गिरेगा, लोकल कंज्यूमर को इतना पेमेंट नहीं करना पड़ेगा इस भाव का। लेकिन ये अभी उम्मीद जो है, क्या होता है इस उम्मीद का, ये देखने वाली बात है अगले 2-3 हफ्तों में। 2-3 हफ्तों में पता चलेगा, जब अराइवल की रफ्तार तेज होगी, नई आवक बढ़ेगी, तो तब देखना होगा कि दाम कितने कम होते हैं। उम्मीद तो होती है, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन टाइट है दाम बढ़ने को लेकर, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में डिमांड अच्छी हो गई है, तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पर गेहूं की कीमतों पर दिख रहा है और आगे भी दिखेगा। आप बने रहें गोयल जी। ये तो गेहूं की बात हो रही है, लेकिन कॉटन में भी बहुत आग लग गई है। कॉटन का भाव रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा है। अब आप देखिए कि 40,800 के ऊपर चला गया है कॉटन। लगातार तेजी है और तेजी थम नहीं रही है। कॉटन में भी यही कहानी है। एक तो प्रोडक्शन कम है, ग्लोबल मार्केट में सप्लाई टाइट है, और ताज़ा अपडेट यह है कि अमेरिका के टेक्सास में सूखा पड़ गया है, और अमेरिका में जो टोटल प्रोडक्शन होता है कॉटन का, उसका 40% उत्पादन टेक्सास में होता है। तो उसका भी इम्पैक्ट हमने प्राइस के ऊपर देखा है। संजय जी, कॉटन मार्केट को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं सर, आप बताइए कि मतलब जो फंडामेंटल सामने हैं, उत्पादन कम होने का, सप्लाई कम होने का, उसका इम्पैक्ट आया है या फिर और अभी दिखेगा? धन्यवाद मृत्युंजय जी। कॉटन जैसे आपने बताया है, मतलब एक तरफा बढ़ रहा है, और अगर हम प्री कोविड पोस्ट कोविड के दिन को प्राइसेस को याद करें 1.5 साल पुराने, तो 125% से भी ज्यादा रुई के दाम बढ़ चुके हैं। तो ये जितने दाम जिंदगी में नहीं बढ़े, इतने सिर्फ 1 साल के छोटे से पीरियड में बढ़ गए हैं। अब ये आगे और बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, पर्सनली मेरा मानना है इसमें अब स्पेकुलेशन एलिमेंट हो गया है। फैक्टर्स उनको स्पेकुलेशन को, जैसे आपने बताया, नया फैक्टर अभी पिछले हफ्ते आ गया, टेक्सास में ड्रॉट का आशंका बढ़ रही है। उसके कारण फिर से इंटरनेशनल मार्केट ने दौड़ लगाई, और उसके साथ साथ डोमेस्टिक मार्केट क्योंकि लिंक्ड है इंटरनेशनल से। लेकिन अगर हम देखेंगे तो बहुत बड़ा कंजम्पशन शिफ्ट हो रहा है। इन दामों में जबरदस्त रेजिस्टेंस है कंज्यूमर लेवल पर, मार्केट पर, और कॉटन से छोड़ के लोग पॉलिस्टर और विस्कोस की तरफ बहुत ही तेजी से कन्वर्ट हो रहे हैं, क्योंकि इन दामों को, भारत आज भी एक गरीब देश है, 80% से ज्यादा लोग एकदम बेसिक क्लोथिंग पहनते हैं और बेसिक दाम देने में ही सक्षम है। तो इसके कारण जो कंजम्पशन के आंकड़े जो जोड़े जा रहे हैं, वो डेफिनेटली कम होंगे हमारे उम्मीद से, और उसके कारण हाँ, क्रॉप डेफिनेटली कम है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, सरकार की किसानों को समर्थन करने की बात हम समझ रहे हैं कि क्या गेहूं का, जैसे अभी हमने चर्चा की, गेहूं का क्रॉप अभी आ रहा है, बट फार्मर्स कॉटन में 6 महीने सीजन को हो गए हैं। जितने भी नॉर्मल फार्मर्स थे, सबने अपना माल बेच दिया है। हाँ, बड़े फार्मर्स जो स्टॉकिंग करते हैं और फाटका खेलते हैं, उनकी बात अलग है। तो अब सरकार इंपोर्ट ड्यूटी क्यों लगा के रखी है? अब सरकार हमारी बार बार मांग होने के बावजूद इंडस्ट्री की क्यों नहीं स्टॉक लेवल्स का खुलासा कर रही है ट्रेडर कम्युनिटी से और जिनिंग कम्युनिटी से? क्योंकि ये हम सब जानते हैं, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी होता है फंडामेंटल्स के साथ जब तेजी आती है। और फंडामेंटल्स को ठीक है, कोई नकार नहीं सकता है, लेकिन साइकोलॉजिकली अगर गवर्नमेंट चाहे तो रेगुलेटरी अथॉरिटीज डेफिनेटली एक्शन ले सकती है। वो ना तो कोई एमसीएक्स पर कुछ कह रही है मार्जिन बढ़ाने का, या ओपन इंटरेस्ट की पोजीशन लिमिट करने की इंडिविजुअल की, ना ही कोई ओपन फिजिकल स्टॉक क्या है ये पूछ रही है। ये हमारे इंडस्ट्री के समझ के बाहर है। इतना बड़ा डैमेज हो रहा है, और ये इतनी बड़ी एमएसएमई इंडस्ट्री है। मुझे पता है कितने एमएसएमई ने तो प्रोडक्शन ही बंद कर दिया गारमेंट्स का, क्योंकि भाव में खरीद के वो बेच ही नहीं पाए। वीरेन जी, अभी संजय जी कह रहे हैं कि मार्केट में कुछ इंटरवेंशन होना चाहिए, दाम बहुत बढ़ गए हैं, बड़ी दिक्कत हो रही है और कुछ स्पेकुलेशन भी है। आपको लगता है कि जो तेजी अभी हम कॉटन की कीमतों में देख पा रहे हैं, फंडामेंटल तो ठीक है, लेकिन क्या फंडामेंटल जितनी तेजी के हैं उसके मुकाबले कहीं बहुत ज्यादा तेजी तो नहीं है, या फिर आपको लगता है कि फंडामेंटल के अकॉर्डिंग दाम ठीक है?
इसमें शॉर्ट स्क्वीज है। हमने रिसेंटली निकल में जो देखा ऐसा ही शॉर्ट स्क्वीज है इसमें। और उसका जो हरिकेन आई जिसको बोलेंगे वो जुलाई दिसंबर का बेसिस में है, तो करीबन 16 के आसपास चल रहा है। इसमें आपने जो हमने जो डिस्कस किया वो फैक्टर तो है ही, बट मैं ऐसा भी मानूंगा कि कंसंट्रेशन ऑफ पोजीशंस ज्यादा है इसमें। और ऑन कॉल अनफिक्स पोजीशन जिसको बोलेंगे मिल की अनफिक्सिंग, वो फंड वालों ने पकड़ ली है। तो वो जब तक सेटल नहीं होगा तब तक मार्केट मेरे हिसाब से बने रहेंगे। बट संजय सर की एक बात से मैं जरूर सहमत हूँ कि एट दिस प्राइस मिल्स आर इन लॉस, कैश लॉस पे है। और यार्न सेल भी अब प्रॉफिटेबल नहीं रहा। लास्ट ईयर सुपर प्रॉफिटेबल था, अब नहीं है। सिर्फ अब लॉन्गर यार्न जो है लॉन्ग काउंट उसमें प्रॉफिटेबल थोड़ा सा भी है। मिडिल काउंट वाले को तो बिल्कुल दे आर आउट ऑफ मार्केट। और इसमें वायलेंट डिमांड डिस्ट्रक्शन आएगा। जैसे इंडोनेशिया से कपूक फाइबर की इंपोर्ट हो रही है और वो कॉटन में मिक्स किए जा रहा है। इसी तरह लिनन है जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं, उसकी भी बढ़ोतरी हो रही है। तो मैं समझता हूं कि कॉटन आउट प्राइस हो जाएगा मार्केट से। और आने वाले दिनों में शायद हम ब्लेंडिंग के अलग अलग जुगाड़ देखेंगे इंडियन टर्म्स की बात। ठीक है। अच्छा, तो मतलब अच्छा, एक बात आपसे और पूछना चाहता हूं संजय जी कि आप कह रहे हैं कि मतलब कुछ गड़बड़ी भी है, लेकिन जो सिचुएशन, मैं कुछ और एक्सपर्ट से बात कर रहा था, उनका कहना था कि ये ग्लोबल तेजी है और ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, तो ऐसे में ये कहना ठीक नहीं होगा। तो मतलब लेकिन ग्लोबल तेजी को देखते हुए आपको नहीं लगता है कि प्राइस तो ऊपर ही होने चाहिए? ग्लोबल तेजी है, नो डाउट, सब कमोडिटीज में है। लेकिन अगर आप इंडिया का 6 महीने पुराने प्राइस देखते हैं और आज के प्राइस देखते हैं, इंडिया इंक्रीज इज मोर देन ग्लोबल प्राइसेस, पहली बात। दूसरी बात जो मैं अटेंशन में लाना चाहूंगा, अभी जो टेक्सास की ड्रॉट की बात आई है, तो ये तो इस साल का जो क्रॉप है उसके लिए है। तो फिर आपका दिसंबर का जो फ्यूचर का दाम है वो आज के फ्यूचर के दाम से कम क्यों है? ये तो अगले साल की अवेलेबिलिटी पर सवाल उठ रहा है कि नेक्स्ट ईयर वी गोइंग टू हैव लेस क्रॉप। तो व्हाई इज इट 20 और 25 सेंट्स लोअर पर पाउंड देन टुडेज प्राइस? ये मतलब ये कई सवाल है जिनके आंसर नहीं है। और फंडामेंटल्स की आड़ में आप डेफिनेटली एक्सेस तेजी बना दी गई है। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि ये बलून प्रिक होगा। तो जैसे बीरेन जी ने भी कहा, कोई एंड यूजर का डिमांड नहीं है, इसलिए यान वाले जो अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे, जितना कमा रहे थे इतना ही अब नेगेटिव में हो गए, सिर्फ मात्र 2 महीने के फेर में। और यही हालत गारमेंट वालों की है। तो आप कह रहे हैं कि ये बलून फटेगा, तो बलून फटेगा तो कहां तक आएगा सर प्राइस? फिर आपके हिसाब से क्या प्राइस होगा? देखिए, ये जो है ना फंडामेंटल्स प्लस साइकोलॉजिकल, ये साइकोलॉजिकल जो एलिमेंट है इसको कोई मेजर नहीं कर सकता, और हम तो ट्रेडर नहीं है। मैं इतना कह सकता हूँ, फंडामेंटली बहुत वीकनेस है। एंड एनीवन हु फील्स इट्स गोइंग टू बी विल बी ऑन फायर। शॉर्ट टर्म तेजी और आ सकती है, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन अगर कोई मीडियम टर्म 3 महीने में भी अगर यहाँ तेजी खेलना चाहता है, इज प्लेइंग विद फायर। तो आप कह रहे हैं कि मीडियम टर्म में तेजी खेलना आग से खेलने के बराबर होगा। ये आप एक चेतावनी दे रहे हैं उन लोगों को जो बहुत तेजी में कॉटन में हैं। अच्छा बीरेन जी, ये तो कॉटन और गेहूं की बात हमने की। एडिबल ऑयल की कीमतों में भी बड़ी तेजी आई। उसके पीछे यूक्रेन रूस भी वजह रही। जो पाम तेल पर सख्ती बढ़ाई, पाम के एक्सपोर्ट पर इंडोनेशिया में, उसका भी इंपैक्ट हमने देखा। अब आप बताइए कि खाने के तेल की महंगाई से अभी राहत मिलने वाली है, क्योंकि अब मस्टर्ड की क्रॉप आ रही है, या वहां भी महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी? और ये जो ग्लोबल एडिबल ऑयल बूम है ना, वो सरसों किसानों के लिए एक आशीर्वाद रूप बन गया है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि 120 करोड़ की फसल मार्केट कैसे एब्सॉर्ब करेगा, लेकिन कर जाएगा, क्योंकि जो सनफ्लावर का वैक्यूम आ गया है ब्लैक सी का, वो अपनी कच्ची घानी अपने सरसों को काफी सपोर्ट करेगा। अपने रेप डीओसी को स्पेशली बहुत अच्छा सपोर्ट मिल चुका है और एक्सपोर्ट इसकी तेजी से हो रही है। तो ये देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि एडिबल में तो अभी अर्जेंटीना ने एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा के 33% कर दी है। इंडोनेशिया बेतहाशा ड्यूटी बढ़ा रहा है पाम तेल की। तो यहाँ भी कोई राहत अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं दिख रही है, नियर टर्म एटलीस्ट। तो कह रहे हैं कि अपना नहीं, कुछ एक्सपर्ट तो कह रहे हैं कि सरसों की रिकॉर्ड क्रॉप आ रही है,
वहां से राहत मिलेगी और सरसों तेल के दाम बहुत कम हो जाएंगे, 125-30 रुपए लीटर। वॉर के पहले मैं ये मानता था, बट वॉर इतनी लंबी चली और जिस हिसाब से प्रोड्यूसिंग कंट्री का ड्यूटी एक्टिविज्म है, वो देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें कोई हम ज्यादा राहत की सांस ले पाएंगे। अच्छा, तो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा राहत नहीं मिलेगी खाने के तेल की कीमतों में भी, क्योंकि ग्लोबल सिचुएशन अभी बहुत तेजी के बने हुए हैं। बिल्कुल आखिरी राउंड में हम हैं, 30 सेकंड में अजय जी अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ ओवरऑल एग्री मार्केट को लेकर सेंटीमेंट जानना अगर चाहूँ आपसे, अभी जो ताजा डेवलपमेंट है यूक्रेन रूस का है या ग्लोबल मार्केट में जो सिचुएशन है उसको देखते हुए आपको एग्री मार्केट कैसा लग रहा है अभी आपको ओवरऑल, अजय जी? अच्छा, लगता है हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। संजय जी आपका कमेंट ओवरऑल एग्री मार्केट पर। सर सॉरी, मैं एग्री मार्केट में ट्रेड नहीं करता हूँ, कॉटन छोड़ के आपको कोई नहीं पता। ठीक है, बीरेन जी आपका सर ओवरऑल मार्केट पर। वीट काफी स्ट्रॉन्ग लगता है, एक आध करेक्शन के बाद नेक्स्ट रन अप आएगा। और कॉटन में 10 साल पहले की कहानी शायद रिपीट हुई, अब 220 का 80 सेंट हुआ था, इसी ही कुछ कहानी हम देखेंगे जून जुलाई के आसपास। ठीक है, बहुत शुक्रिया बीरेन जी आपका, संजय जी आपका और अजय गोयल जी आपका जुड़ने के लिए, डिटेल में बताने के लिए कि एग्री मार्केट में जो तेजी का एक्शन लौटा है ये कब तक कंटिन्यू रहने वाला है। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही।